तो देखो बेटा, आज बहुत ही गंदा चैप्टर पढ़ना है अपने को। सोना है सो है, हाँ चैप्टर ऐसा है, तुम सो भी सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक एग्जाम ना आ जाए बिल्कुल सर पे, उससे पहले रिवीजन मत करना, बेकार में भूल जाओगे, टाइम खराब होगा। ठीक है, तुम 6 बार पढ़ोगे, ये एक बार भी याद नहीं रहेगा। इससे 6 बार इसको पढ़ने के बजाय इतनी बार माइक्रो पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। इसको 6 बार पढ़ने में माइक्रो का 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और माइक्रो के 3 बार रिवीजन का मतलब है कि तुम्हारे 35 में से 30 नंबर पक्के हैं। 35 नंबर की है माइक्रो, तो 35 में से 30 नंबर पक्के हैं। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी ना हो समय, मान लीजिए पढ़ लिया माइक्रो भी 2-3 बार पढ़ लिया, फिर भी समय बहुत बच गया, तो क्या करना, स्कैनर के क्वेश्चन कर लेना। स्कैनर है ना, तुम्हारे 35 नंबर के माइक्रो में से 27 नंबर के कम से कम पुराने वाले रिपीट होंगे। मतलब इन फाउंडेशन में मेरिट लाना सबसे आसान काम है। मेरे को मेरे सब्जेक्ट का पता है, बाकी को तो मेरे को नहीं पता। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, तो बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो खैर होगा नहीं तुम्हारे साथ में, क्योंकि अभी तुम क्या है, तुम्हारे पास टाइम कम पड़ता है। अभी तुम्हारे पास क्या सब्जेक्ट कम है ना, इसलिए टाइम कम पड़ता है। जब सब्जेक्ट ज्यादा हो जाएंगे ना, तब टाइम बहुत होगा, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट बहुत सारा हो जाता है ना, फोन वोन में और इसमें। चलो कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी उम्र भी है अभी। तो अगर बाई चांस चले कि भाई इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो गया, एक बार कर लिया रिवीजन, अब है ही नहीं करने के लिए कुछ, कितना पड़ेगा आदमी, 3 बार पढ़ लिया तो कितना पड़ेगा। और माइक्रो तो ऐसी है जो एक बार पढ़ने में याद हो जाती है, समझ में आ जाए तो क्या करना, स्कैनर के क्वेश्चन कर लेना। स्कैनर है तुम्हारे पास, उसके क्वेश्चन करना, और जितनी बार हो सके उतनी बार करना। मेरी सलाह मान के जाना, जो है ना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एकदम जो है रामबाण जो है इलाज साबित होगा। मतलब तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता पास होने से। माइक्रो की मैं गारंटी ले रहा हूं कि 35 नंबर की माइक्रो है ना, 27 से 28 नंबर आराम से आएंगे। क्यों? क्योंकि 27-28 तो पुराने ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अच्छा ये बात तो तुमको, जब तुम स्कैनर करोगे उसको करते करते अपने आप ही समझ में आ जाएगी। मतलब मेरे कहने पे विश्वास नहीं करना है, ये तुम खुद स्कैनर करोगे ना, करते करते तुम मतलब अब दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और हाँ, एक जरूर समस्या आ सकती है कि एक दो जगह उन्होंने क्या कर रखा है, किसी क्वेश्चन का आंसर है गलत दे रखा है, उसी क्वेश्चन को जब आगे रिपीट करा तब आंसर सही कर दिया। तो घबरा मत जाना, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहना। किसी भी हालत में ये बात ध्यान रखिएगा जरा, आपको आंसर के हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदलना है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बहुत जगह आंसर गलत दे रखे हैं स्कैनर के अंदर, कई जगह, और जब वही क्वेश्चन उन्होंने आगे रिपीट कर आंसर सही कर दिया, तो इसका मतलब आंसर गलत ही था ना पहले। तो घबराना नहीं, अपना कॉन्सेप्ट मत बदल लेना, ठीक है ना। आंसर नहीं देखना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है। ये मान लीजिएगा आंसर है ही नहीं, उसके बाद में जब आंसर सोच लिया और फिर देखो तुम्हें क्या मजा आएगा। फिर तुम रैंडमली किसी भी अटेम्प्ट का अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना। बेशरम आदमी, अभी मैं 9 नंबर का जूता निकाल कर यही मारूंगा। शर्म नहीं आ रही? सुबह सुबह 8 बजे आए, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, और उसमें तो उसके चक्कर में अंदर इसमें सोता कौन है इस मौसम में? नालायक। या तो तू बाहर घूमता, बोला था ना उस दिन मैंने तुमको कि आज सबको रिलैक्सेशन है इस चैप्टर में। माई चांस मन कर गया, नहीं करा, इसमें क्या है। मैं तो आया सुबह, मेरी वाइफ बोल रही थी गाड़ी ले जाओ बारिश आ रही है। तू पागल है, तेरे को आगे बुढ़ापा। इस मौसम में भी कोई गाड़ी में जाता है क्या? इस मौसम में तो आदमी को जाना ही एक्टिवा पे या बाइक पे चाहिए। अरे आज हंस रहा है पागल। अरे हमारे राजस्थान में वैसे ही कहां बारिश होती, साला वो पूरे साल में कोई 2, 4, 5, 10 दिन बारिश होती है, और ऐसे मौसम का भी मजा नहीं लिया तो क्या फायदा जिंदगी का है। एसी कमरे में तो घर में, दिन में, ऑफिस में, क्लासरूम में बैठे ही रहते ना। सुबह तो कितना बढ़िया मौसम हो रहा था, मैं आ रहा था, और मैं वो मालवीय नगर में रहता हूँ, तो वहां पे वो 1-2 फ्लाईओवर पड़ते हैं बीच में, तो कितना अच्छा लगता है फ्लाईओवर पे के ऊपर पहुंच के, तब तो इतना शानदार मौसम लगता है। ठीक है, खैर मुद्दे पर आते हैं। सुबह सुबह वासिया मत ले क्लास के अंदर, नहीं तो सारे पंखे बंद करवा दूंगा, एसी बंद करवा दूंगा, ध्यान रखना। अब बाहर मौसम इतनी भी हवा नहीं आ रही कि तू अंदर बैठे बैठे तेरे पसीने नहीं आए। बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, छत खोलने का तो ऑप्शन अपने पास है नहीं ना, यहां से बटन दबाया छत हट गई। वो होता तो फिर तो भाई साहब जिंदगी की रौनक यही होती। तो बेटा इसलिए जो है ना, क्वेश्चन करते समय कॉन्सेप्ट मत बदलना। फिर क्या करना, किसी भी अटेम्प्ट का अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना, पुराने पेपर दे रखे, उसके बाद ये काम करना सबसे एंड में। और अगर भाई साहब इस पेपर में तुम्हारे 35 में से मान लो 25 नंबर के क्वेश्चन भी सही हो गए ना, मेरे से लिखवा के ले जाना, तुम्हें सीए में, इंटर में, सीए फाउंडेशन में मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये करना कब, जब 2 से 3 बार स्कैनर कर लिया, फिर वो रैंडमली पेपर उठाना और ऐसे बैठना, क्योंकि पेपर में आंसर तो होगा ही नहीं। जो आप पेपर डाउनलोड करोगे ना पुराना किसी, उसमें आंसर तो होगा ही नहीं। यही तो हम चाहते हैं, आंसर ना हो। आंसर होने से क्या दिमाग उधर जाता है,
हल्का हल्का हमारे साथ भी होता है, हम भी आज पढ़ाई करते हैं तो हम आंसर में बस टेढ़ा टेढ़ा सा देख लेते हैं ऐसे कहीं से ना, हल्का सा। अच्छा, आप खुद को अंदर से ये मान रहे हैं नहीं नहीं मैं देखूंगा नहीं, लेकिन जानबूझ के हाथ उतना ही रखा, जैसे ना रास्ते में कहीं पर भगवान कुछ मुंह से गलत निकल गया, ये एक्टिंग करते हैं ऐसे, होता कुछ नहीं है, भगवान को बोल रहे हैं सजा तो मिलेगी तेरे को, अब तो तेरा कटेगा, लेकिन हम तो ऐसे बोल लेते भगवान देखो मैंने माफी मांग ली, ऐसे हम ऑल कॉल कॉल से देखते रहते। ऐसे नहीं करना, आंसर होगा ही नहीं, फिर उसके बाद टिक लगाना, फिर आंसर से मैच करना, फिर देखना अगर 35 में से 25 नंबर आ गए ना, आंख बंद करके अपने कॉन्फिडेंस के साथ बिना एग्जाम के दिन रिवीजन करे भी चले गए ना, तो भी माइक्रो में 25 नंबर आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ये मेरा अपना 20 साल का टीचिंग अनुभव है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, दो बार कम से कम स्कैनर करना पड़ेगा, ठीक है ना, और एक बार वो पेपर भी करना पड़ेगा, इसको तो पढ़ना ही है। तो इसमें टाइम खराब मत करना, इतने टाइम पे देखो तुमको कितने सारे काम करने के लिए मैंने दे दी, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, वो करो, ठीक है क्या टॉपिक ये है पेस्टल के बारे में, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, 6 चीजें हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनालिसिस। अब भाई साहब इतनी सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, क्यों दे दिया आपने ये सब? ये इसलिए दी कि मैं पहले आपको मुख्य तौर पे बताता हूं कि ये पेस्टल एनालिसिस आया ही क्यों। क्या ना, देखो आज अगर कोई विदेशी, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, अगर आपने देखी हो तो क्या नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, रजनीकांत की पिक्चर थी, शिवाजी द बॉस, देखी तो तुमने होगी, पिक्चर तो ऐसी हो ही नहीं सकती कि तुमने ना देखी, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, है ना, देखी होगी और कई बार देखी होगी, सेट मैक्स पे तो आती ही रहती है, सेट मैक्स पे यही तो काम है, और क्या है, एक बार पिक्चर का ले लिया कॉपीराइट तो जिंदगी भर चलाएंगे, तुम देखोगे तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे, और हो सका तो बच्चों के बच्चे भी देख ही लेंगे। अब उस पिक्चर में ना वैसे तो थोड़ा सा उसको एग्जैगरेट करके दिखाया, बट फिर भी उसको अगर हम 50% भी कर दे तो भी एक बड़ी अच्छी बात है। आपको अगर इंडिया में कोई बिजनेस चालू करना भी है ना, तो भाई साहब बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, ये जितना अच्छा सरकार दिखाती है एडवर्टीजमेंट में, सिंगल विंडो सिस्टम है और आपको हमारे यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आओ निवेश करो, राजस्थान में निवेश करो, उत्तर प्रदेश में निवेश करो, मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में, वो सिंगल विंडो सिस्टम है, एक बार में सारी क्लियरेंस, ये सुनने में अच्छी लगती है, रियल लाइफ इससे ज्यादा वर्स्ट है। और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। लाइसेंस की बात करता हूं मैं, चलो आपसे 2-4 रजिस्ट्रेशन, इतने तो एक्ट है, पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराओ आरओसी, फिर इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराओ पैन, फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो कस्टम्स में रजिस्ट्रेशन कराओ, उद्योग आधार अलग लेना पड़ेगा, उद्यम आधार अलग लेना पड़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल अलग लेना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा आपको। इसके अलावा भी, ये तो मैंने आपको मेजर बताए, 7-8 तो यही हो गए, इसके अलावा लगभग 23 और परमिशन है जो आपको लेनी पड़ती। भाई साहब बावड़ा नहीं रहेगा आदमी। और सबसे बड़ी बात, हर डिपार्टमेंट में रिश्वत, हर डिपार्टमेंट में, मतलब सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में तो काम करते हुए मेरे को 17-18 साल हो गया, मेरी आर्टिकलशिप से कर रहा हूं भाई साहब, इतना गंदा लीचर डिपार्टमेंट, इतना गंदा, मतलब क्या बोलूं, गोबर से भी अगर गंदा कुछ होता है ना, उतना गंदा डिपार्टमेंट, हर आदमी भूखा बैठा है, मतलब बाहर पियोन से लेके और ऊपर कमिश्नर तक हर आदमी भूखा बैठा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने जन्म का भिखारी है, मतलब पैसा तो चाहिए ही। आपने कहा सर रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, अभी तो बिजनेस भी चालू, कम से कम 500 रुपए, साला वो चपरासी बाहर जो बैठा है वो फाइल, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया, उसने अंदर से इशू कर दिया, वो चपरासी हाथ में फाइल लेके बैठा, दे नहीं रहा, इस पे रखो कुछ, मतलब आप देखो बेशर्मी की हाइट्स, मुंह फाड़ के मांगते हैं, इतने भिखारी हैं साले, इतने ज्यादा भिखारी है ना, मतलब पूछो मत, थक गए, परेशान हो गए। एक आदमी तो बेचारा इतना परेशान हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी फर्म को सीज कर दिया। सोचो आप, चलती अखबारों में न्यूज आई लगातार, तब जाके सरकार को नहीं हमारे सब छुपाने में लग रहे, उससे 40 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, बताओ यार। वो बेचारा इतना दुखी हो गया कि अंत में उसको फिर कंप्लेन करनी पड़ी, इतने भरे पड़े। अब बताओ, और ये जो पिक्चरों में आप देखते हो शिवाजी द बॉस में दिखाया, वो सच है, हो सकता है उन्होंने 100% दिखाया तो 50 होगा, 60 होगा, लेकिन है। अब ऐसे में कोई एंटिटी कैसे बिजनेस करेगी बताओ। आज अगर किसी नई एंटिटी में, आप पाकिस्तान में भी यही हाल है, सब जगह जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम डेवलप्ड है इसीलिए, और डेवलपिंग है इसीलिए, ये वाला ही बंद कर दो, डेवलपिंग कंट्री हम है इसीलिए क्योंकि साला हमारे यहां से करप्शन ही नहीं जाता, तो इसीलिए क्या ना, अब ऐसे में मान लो कोई विदेशी कंपनी इंडिया है, कोई यूके यूएसए की कंपनी है, करप्शन हर कंट्री में होता है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, पर इतना नहीं है कि यहां साला हर आदमी भूखा बैठा है,
आप सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को तो मैंने उदाहरण दी, तो मेरी अपने साथ हुई घटनाएं हैं, इसीलिए इसमें तो मैं किसी को वो भी नहीं बोल सकता कि सुना हुआ है। इनकम टैक्स सेल्स टैक्स में तो हमारा पाला पड़ता ही रहता है। अच्छा वो तो जीएसटी आ गया, सेल्स टैक्स के बाद में जीएसटी आ गया, उससे फिर भी कुछ कंट्रोल हो गया। यानी जैसे आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है तो थोड़ा सा आपको फायदा मिल गया। जब सेल्स टैक्स था ना तब तो भाई साहब आप अगर जीएसटी से हो ना घर में जमाई आया तो भाई साहब एक लिफाफा तो देना ही पड़ेगा, है ना। मुंह दिखाई जा रहे भोग की करने तो लिफाफा तो लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसे अगर हम जीएसटी डिपार्टमेंट, अब पहले सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जा रहे हैं ना, हाथ में लिफाफा तो रखना ही पड़ेगा, पैसे बांटने पड़ेंगे आपको। वो पैसे ना ऐसे ऐसे पैसे बांटने पड़ेंगे आपको। भिखारी बैठे हैं साले सबके सब, हाथ में लेके जाओ, कटोरा लेके बैठे ही रहते हैं। कितना दोगे साले हरामखोर। अरे पियोन की सैलरी कितनी है? 60,000 रुपए। सेल्स टैक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी? 1.5 लाख। कमिश्नर की सैलरी कितनी? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। उसके बाद भी सालों का मुंह नहीं मर रहा। बताओ आप। इतने मतलब किसी के पापा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में हो तो प्लीज डोंट माइंड ना, सच यही है। तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा भी शामिल होंगे इसके अंदर, है जी। ये मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि साला इतनी मेहनत सीए में करी ना, से बताऊं मैं, कभी कभी तो मुझे अंदर से बड़ा दुख होता है। सीएस जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर जो बाबू होता है, एलडीसी तो होता है वो बाबू, एलडीसी सिंपल, एलडीसी से प्रमोट होकर यूडीसी बनता है। महीने की 60-70 हजार की तो उसकी सैलरी है, 80,000 अब तो लाख लाख रुपए हो गई, और कम से कम महीने का 40-50 हजार रुपए कमाता है। तो कभी कभी मुझे बड़ा बड़ा ना वो होता है, बैंकर वाला इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि साला जितनी मेहनत हम सीए में बनने में करते हैं ना, उसकी 50% मेहनत भी तुम कर लेते ना सरकारी नौकरी में जाने की, तो भाई साहब आज बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में होते। ये जीवन का दुर्भाग्य है। मतलब ये शब्द बोलने नहीं चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए कम से कम कभी भी, कि यार अगर तुम में से बाय चांस, मेरी सलाह सुनना ध्यान से, कोई पास ना हो पाए सीए में फाउंडेशन में, तो ज्यादा एफर्ट्स मत लगाना बेटा, सलाह मानो मेरी, बिल्कुल एफर्ट्स मत लगाना। कोई बात, तुमने जब तक अटेम्प्ट नहीं आ रहा तब तक मेहनत करो, खूब मेहनत करो, बहुत बढ़िया मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि भैया अपने ऊपर शक ना हो। लेकिन अगर फाउंडेशन में क्लियर ना होना तो आप मान लेना भगवान ने आपको एक दूसरा अच्छा मौका दिया जिंदगी का। सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेना, एक बार में नहीं होगा या एक दिन में नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये कंफर्म है। एक दिन में तो नहीं होगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आधी मेहनत है। और लग गए ना सरकारी नौकरी में भाई साहब, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कोविड के टाइम पर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी वालों ने कमाए हैं, प्राइवेट वाले बेचारे सब मरे। जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल थे जिनके 50-50 लाख के पैकेज थे ना, वो जीरो पर आ गए, है ना। इसलिए खैर वापस से मुद्दे पर आते हैं। अब मान लो यूएसए का कोई बंदा इंडिया आके परेशान हो गई, बच्ची बेचारी बोले यार ये खत्म होगा तो पढ़ा दे, पेस्टल भी पढ़ा दे। आज फिर सुन लिया, सही कह रहे हैं। 2005 में जब मैं सीए इंटर में था, मेरे पापा ने मेरे को बहुत कहा, अरे गवर्नमेंट जॉब कौन करेगा साला, सरकारी नौकरी 10 से 5। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में रहे, मेरे फादर जो ना वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, मेरा बड़ा वाला ब्रदर गवर्नमेंट जॉब में जेडीए में है, एक्सीए ना बहुत अच्छी पोस्ट पर है। और मतलब क्या ही बोलूं मैं, आगे आप समझदार हूं भाई साहब, तनख्वाह से ज्यादा तनख्वाह आती है उसकी, तनख्वाह से डबल तनख्वाह आती होगी शायद। गाड़ी दे रखी है ऑफिस वालों ने बढ़िया शानदार, लेने आती, छोड़ने आती है, लंच में भी आती है, लंच में लेके भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। घर बनाना हो तो ईंट बजरी सीमेंट तो लगता ही नहीं है ना। मेरे पापा ने बहुत समझाया कि बेटा कर ले देख। मैंने कहा पापा क्या करा आपने सरकारी नौकरी करके जिंदगी में, है स्कूटर पे घूमते रहे ना। मैं सीए करूंगा, सीए, आई विल बी अ सीए, आई विल बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, द चार्टेड अकाउंटेंट है, बन गए सीए। अच्छा मैं गवर्नमेंट जॉब में 2005 में मेरे पापा ने एक सैनिक क्लासेस है, टॉक फाटक अब तो बंद हो गई शायद, उसमें भेजा भी, मैं गया भी 1.5-2 महीने, पर मन कैसे लगी, जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, तो सुनी ना कहावत। तो वो हालत हो गया था, दिल तो सीए में लगा हुआ था। तब तो मैं सीए में आया भी नहीं था, क्योंकि तब तो मैं इंटर में ही था, तो सीए बने भी नहीं थे। तो मेरा लेकिन गया, मैं मन ही नहीं लगा, आगे वापस 2-4 महीने पढ़ाई करी, छोड़ दिया, हुआ ही नहीं। होगा कहां से, एग्जाम दिया ही नहीं तो होगा कहां से। घर वालों को मतलब देखो मेरी बेवकूफी है, घर वालों को मैं फॉर्म भर रहा हूँ, पापा पैसे दे रहे फॉर्म भरने के लिए, मैं एग्जाम देने भी जा रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा। एग्जाम के नाम पर घर से निकल गया और वापस कहीं और चला गया, दोस्तों के साथ बैठ गया, आगे मेरा मन ही नहीं था। आज 2008 में सीए बन गए, बहुत बढ़िया करा, बहुत फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया, ऑल इंडिया रैंक भी आ गई 51। अरे हंसते क्यों यार, मेरे मन को तसल्ली होती है ना यार। उसके बाद फिर मैं जॉब में आया, बढ़िया इन्फोसिस में जॉब लगी, 27,000 रुपए पर मंथ सैलरी थी, 27,000 उस जमाने में। और फिर टीचिंग करी, टीचिंग तो भाई साहब ऐसी चली पूछो ही मत। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं घर पे पैसे लेके नहीं जाता था, अच्छे मतलब 5-7 हजार रुपए रोज के लेके जाता था मैं घर पे। इतना सोचो आप, उस जमाने में भी इतनी बढ़िया सीए फाइनल में ऑल इंडिया नाम हो गया,
ऑल इंडिया सीए फाइनल के टॉप 3 टीचर्स में काउंट होने लग गया मैं। बड़ा मजा आ रहा था सुनने में, कितना अच्छा लगता है ना। मतलब ऑल इंडिया कितनी एज थी मेरी, 23 साल की एज में, और इंडिया के टॉप 3 टीचर्स सीए फाइनल ऑडिट लॉ के, उसमें मैं काउंट होता था। मेरी फीस सबसे ज्यादा आई, तो भाई साहब मैं तो 7वें आसमान पे पहुंच गया। मैंने घर वाले, पापा देखो दिस इज कॉल्ड द चार्टेड अकाउंटेंट। पापा भी कहे यार भाई बंदे में बात तो है, और सही कह रहा है, सरकारी नौकरी। फिर मेरे पापा छोटे वाले भाई को ज्ञान दे रहे, सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा है ना। बड़े वाले को बोल रहे क्या तू सरकारी नौकरी, तब वो इंजीनियर बन चुका था लेकिन सरकारी नौकरी नहीं थी। देख बढ़िया, हमारे घर में सबसे पहले गाड़ी मैंने खरीदी मेरे पापा के बाद में, और वो भी सिर्फ 23 साल की उम्र में। अपना मकान खरीद लिया अलग से बढ़िया, और इन्वेस्टमेंट कर दिए मेरे पापा तो। और मैं 7वें, मेरे पापा 8वें आसमान पे। फिर आया भाई साहब 2016, सब खत्म। वो तो ऐसे लगता है जो ऊपर तेजी से जाता है वो नीचे भी तेजी से आता है, आगे नीचे तेजी से, ऐसा नीचे आया, ऐसा नीचे आया, कर्जे में आ गए। सच में कर्जे में आ गए। बड़ी मुश्किलों से 2019 आया, थोड़ा संभला कि यार अब थोड़ा सा वापस से आने लगा। फिर 2020 में कोविड आ गया, भाई साहब बिल्कुल खत्म, तरस गए। अपन ये जब बोले कि पैसे के लिए तरस गए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपन खाने के लिए भी पैसे, इसका मतलब है कि जितना मैं डिजर्व करता हूं उतना नहीं मिल रहा, उसको तरस नहीं बोला जाता है। आज अगर महीने के मैं 2 लाख डिजर्व करता हूं और मुझे 20,000 मिलेगा, तो मैं यही बोलूंगा ना तरस गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे मरने की नौबत है, लेकिन वो तरसने जैसी ही कैटेगरी है, तो तरस गए। फिर देखा सरकारी नौकरी वालों को, भाई साहब हर महीने तनख्वाह आ रही है, पूरे महीने गए नहीं कहीं पे भी, घर में बैठे हुए हैं और शांति से बैठे और मजे से वो छुट्टी, वो उनका वेकेशन पीरियड था भाई साहब, 6 महीने वेकेशन पीरियड, और 1 दिन की 1 रुपए की सैलरी नहीं कटी। फिर लगा, और जब 6 पे कमीशन लगा तो भाई साहब सैलरी पहुंच गई सीधी लाख। पियोन की सैलरी भी 50,000 पर मंथ है। फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने पेंशन चालू कर दी, आपका बुढ़ापा सुरक्षित। आरजीएचएस है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट से सीजीएचएस चलता है, उनके कैंसर है। अब उनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, जब पहली बार डायग्नोस हुआ, उस साल के अंदर 8 लाख रुपए खर्च हो गए, मेरे पापा की जेब से 1 रुपया नहीं लगा। उस दिन समझ में आया मेरे को कि यार 8 लाख रुपए अगर अपन सरकारी नौकरी में नहीं हुए कोई आदमी, तो सोचो उसके दिल पे पत्थर रख के कि वो इलाज नहीं कराएगा। 8 लाख रुपए किसी बोलते हैं 8 लाख कितना बड़ा अमाउंट है सुनने में, और आप और हम सोचे भी तो कितना बड़ा अमाउंट है। उनका 1 रुपया जेब से नहीं लगा। तो मेरे को समझ में आया, मैंने कहा यार भाई साहब, और बुढ़ापे में वो भी 70 साल की उम्र के अंदर, अगर किसी आदमी को भगवान ना करे ऐसे किसी को जो है बीमारी हो जाए, तो कहां से लाएगा पैसा। फिर याद आया सरकारी। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, यदि आपके माँ बाप ये कहते हैं आप करो सीए में करो, ये नहीं बोल रहा हूं सीए में नहीं करना, करो, पहली मेहनत इसी में करो। अब चूंकि चुन लिया है तो चुन लिया है, निभाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर बाई चांस ना होना तो आ जाना। ये सही कह रहे हैं घर वाले, गलत नहीं कह रहे हैं, ये आप मानो घर वालों की बात को। लेकिन घर वालों को बोलो पापा एक मौका दे दो। हाँ ये और भी अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और लड़कियों के लिए खासतौर पे कह रहा हूं, बेटा तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम मेरे तो बहुत छोटे हो मेरे से तो उम्र में, तुम्हारे लिए तो जीवन वरदान है, सबके लिए खैर वैसे तो, पर लेकिन लड़कियों के लिए खासतौर पे, तो इस पे प्रयास करो, ठीक है ना। बाकी ये करते रहो, ये भी खैर कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने आज, ये तेरे चक्कर में हुआ, तेरे को उबासी नहीं आती ना, तो सारी भसड़ नहीं फैलती। तू है गिल्टी, सारी बोल बोल, सारी कान पकड़ के बोल। उबासी ले रहे क्लास में, बताओ यार। बड़ा अच्छा, हम तो पेस्टल में थे, मैं इनको शिवाजी द बॉस पिक्चर दिखा रहा था और ये कहां ले गए हैं। चलो खैर, तो इसलिए जब कभी भी कोई बिजनेस खोलता है अपना किसी भी कंट्री में, नॉट इन इंडिया बट कहीं पे भी, तो सबसे क्या ना, देखो बिजनेस का ऐसा डिसीजन है जो इरिवर्सिबल है। एक बार सेटअप लग गया तो लग गया, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों तो बोलना ही नीचे, बल्कि करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। तो यार समेटना बिजनेस को इतना आसान थोड़ी ना होता है। अब ये तो आप भी समझते हो, एक बार कोई चीज खरीद ली तो भाई साहब खरीदने के अगर आप शोरूम से गाड़ी निकाल के भी आप बेचोगे तो सेकंड हैंड ही मानी जाएगी, है ना। उतने की तो नहीं बिकेगी, 10-20% कम ही बिकेगा। अब आपने इतना बड़ा सेटअप लगा दिया, आज आप उसको बंद करके जाओगे तो क्या आपको उतना वैसा मिल जाएगा क्या। और प्लस जो इतना टाइम खराब हो गया वो सब, तो इसीलिए हमें पहले से अच्छा अब तक क्या है ना, इस पेस्टल के आने से पहले तक बिजनेस एनालिसिस तो बहुत पढ़ लिया लोगों ने। आप भी पढ़ लोगे जब फाइनल में और इंटर में आओगे कि भाई जो है ना इकोनॉमिक एनालिसिस करो, या उसका जो है ना उसका अकाउंटिंग असेसमेंट करो। ये तो हम कर ही रहे हैं ना, बचपन से कर रहे हैं, 11-12 से यही तो पढ़ते हैं कॉमर्स में। बुक वैल्यू निकालो, हिस्टोरिकल वैल्यू निकालो, बिजनेस बना जो है उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो निकालो, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव क्या है वो निकालो। लेकिन किसी ने भी ये जो फैक्टर्स हैं जिसमें कहीं पे अकाउंटिंग फिगर्स नहीं, जिनके अंदर कहीं पे भी किसी तरह का कोई है ना अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एनालिसिस किसी ने नहीं करा। और देखो ना, अभी भी लेटेस्ट एक कंपनी बंद हुई हमारे इंडिया में, फोर्ड मोटर्स। जाने से पहले एक स्टेटमेंट देखी गई कि भारत में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, नॉट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो सब जगह होता है,
जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, राइट, सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लायंसेस। वोडाफोन कंपनी है, जिस दिन से इंडिया आई है ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। अब उसके पास पैसा बहुत है, अफ्रीका में तो वही चलती है। वो इंडिया में आई, भाई साहब उसको इतना परेशान कर दिया, कभी 36,000 करोड़ का नोटिस आईडीटी का, कभी 15,000 करोड़ का नोटिस, कभी 13,000 करोड़ का नोटिस। क्या करेगी कंपनी? परेशान, केस लड़े। अब साला केस लड़े कंपनी बैठ के, जाके वो करे पॉलिटिकल। ये प्रॉब्लम है पॉलिटिकल। भरतपुर एक जगह सुना होगा आपने नाम। भरतपुर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छा शहर है। लेकिन आज आप जाओगे ना तो आप ऐसे नाक सिकोड़ के चलोगे। आपको भरतपुर अंदर घुस के ऐसा लगेगा कहां गांव में आ गए हम लोग। सिटी है, संभाग है पूरा, और दिल्ली एनसीआर में आता है, सोचो आप। लेकिन आप अंदर जाओगे, रोड टूटी फूटी पड़ी है, अभी भी हालत इतना बुरा है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि वहां पे एक राजा साहब है, वो विकास ही नहीं होने देते। कोई भी नई कंपनी लगती है, पहले उनको अपना कमीशन चाहिए। सोचो आप, भरतपुर जैसी सिटी में कोई मॉल नहीं है। कैन यू इमेजिन? आज के टाइम पर किसी सिटी में मॉल ना हो, लाइक ये तो अब बहुत ही बड़ी चीज है ना। कोई मॉल नहीं, कोई ब्रांडेड शोरूम नहीं है, किसी भी ब्रांड का कोई शोरूम नहीं है, ना कोई मॉल है। मेरा ससुराल भी वही है, मेरा मायका भी वही है, हम वहीं से ही है भरतपुर से। मुझे पता है वहां का हाल कितना बुरा है। कोई बड़ा अच्छा कोई ऐसा आपको वो स्कूल नहीं मिलेगा वहां पर। एक डीपीएस स्कूल खुला है अभी, वो भी बिल्कुल सिटी के बाहर खोला। उनको पता है सिटी के अंदर खोला तो साला ये खा जाएंगे। वहां जाके स्कूल खुला है। कोई बड़ा रिजॉर्ट नहीं है ढंग का, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नया बिजनेस होता है ना, तो वो जो राजा साहब है, जो कि पॉलिटिकली है, पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेस के नेता है, उनको पहले अपना कमीशन चाहिए। मेरा कमीशन लाओ। अरे यार, अब बिजनेस करेगा आदमी, कमीशन देगा आपको यार। तो आदमी क्या सोचता है, बोले माफ करो। एक फैक्ट्री खुली थी सिमको, जो ना ये इंजन के डिब्बे वगैरह बनाती थी, वो बंद, कंपनी को भी बंद करा के छोड़ा। हर बार कमीशन मांगोगे, अब ऐसे में कोई कंपनी कैसे आएगी? लेकिन सोचो, अगर ये एनालिसिस आपने बिजनेस चालू करने से पहले नहीं करा तो क्या होगा? करना पड़ेगा ना पहले। इसी तरीके से जो है ना, सोसाइटल, पहले इकोनॉमिक बाद में बताऊंगा, सोसाइटल, किसी कंट्री की सोसाइटल वैल्यूज क्या है, यानी सोशल वैल्यूज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत पहले एक सर्फ आया करता था, सर्फ एक्सल, सॉरी रिन सुप्रीम, रिन सुना होगा आपने, रिन है ना, बहुत चला करता था एक जमाने में। तब हम छोटे थे, जब आपसे भी छोटे थे, तब रिन और निर्मा ये दो ही चला करते थे। तो रिन ने एक ऐड निकाला इंडिया के, बड़ा अच्छा ऐड था। टीवी पे तो उस जमाने में इतने ऐड आया नहीं करते थे, न्यूज़पेपर में आता था। तो उसमें क्या था, 3 बकेट बनी हुई थी और एक महिला थी, उनके हाथ ही दिख रहे थे खाली। उन पहली 3 बकेट्स, पहली बकेट में पानी भरा हुआ है, उसमें उसके ऊपर ऐसे शर्ट लेके खड़ी जो गंदी है। अगले वाले बकेट के अंदर उन्होंने एसिड डाला और तीसरी वाली बकेट के ऊपर है सो बाहर निकाला वो एकदम व्हाइट शर्ट। अब ये ऐड आया, भयंकर पॉपुलर हो गया, क्योंकि निर्मा ने कभी इस तरह का ऐड दिया नहीं। तो लोगों को लगा रिन से भाई वाकई में कपड़े सफेद हो जाते होंगे। पुराने जमाने में तो क्या ना, वो ओसवाल साबुन से या निर्मा से धो लिया करते थे, और उसके बाद में वो नील आती ना, नील सफेद कपड़ों पे लगाने के लिए वो लगाया करते थे, सफेद हो जाते थे कपड़े। बाद उन्होंने बोला, बोले साहब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया है। बहुत भयंकर पॉपुलर हुआ, बहुत बढ़िया चला। अब सोचा रिन कंपनी ने कि भैया इसको अपन पाकिस्तान में भी लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान चल तो पहले ही रहा था, लेकिन उन्होंने कहा बड़े लेवल पे लॉन्च करते हैं। करा, ऐड दिया, और भाई साहब जितना बिक रहा था उतना भी बंद हो गया। सेम ऐड, कोई चेंज नहीं, बस उर्दू में था, अपने हिंदी में लिखा था, उर्दू में था। जो जितना बिक रहा था वो भी बंद हो गया, क्योंकि उर्दू दुनिया की एक ऐसी अकेली भाषा है जो कि राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाती है। बाकी सारी जो भाषाएं हैं वो लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। नहीं समझे? नहीं समझे? अब आपके सामने राइट टू लेफ्ट, तो गंदी सफेद शर्ट है, पानी में डाला, जब बाहर निकाला तो भयंकर गंदी। अब आदमी कैसे करे? बोले जो बेकार सर्फ है साला ये तो। अच्छा, वहां के इतने ही पढ़े लिखे लोग हैं, अकल तो आपको पता ना डिले की है नहीं उधर के लोगों में। उनसे बोला, किसी ने एक सवाल पूछा पत्रकार ने कि भैया यहां से लाहौर से और जो है रावलपिंडी तक फ्लाइट को जाने में 1.5 घंटा लगता है, तो बताओ आने में 90 मिनट लग रहा है, ऐसा क्यों? जाने में 1.5 घंटा लगता है और आने में 90 मिनट लग रहे हैं, ऐसा क्यों? बोल रहे यार हो सकता है शायद कोई शॉर्ट रूट लेती हो, हो सकता है कहीं शायद जो है कहीं बीच में स्टे नहीं रुकता हो। बोले यार बात तो ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या बताओ? जाने में 1.5 घंटा और आने में 90 मिनट है। यही बात उनको समझ में नहीं आई। वो जवाब दे रहे हैं, रास्ते में हो सकता है कहीं फ्लाइट नहीं रुकी हो सकता है रास्ते में। अब इससे ज्यादा और क्या ही बोले, इतना ही ज्ञान है उनके अंदर। अपने तरह थोड़ी ना है कोई, यहाँ तो बच्चा होशियार है, वो थप्पड़ जड़ता पहले तो उसके कि साले तू तो ये बता पहले तो 90 मिनट और 1.5 घंटे में फर्क क्या होता है। और छोटा बच्चा 8, 9, 10 साल का वही सूट देता 2-4 थप्पड़। अपने आगे तो सारे बालक भी खतरनाक ही होते हैं ना। वो तो पहले सूटता बैंकर, वो पत्रकार वो माइक लेके घूम रहा था ना, उसके मुंह में घुसेड़ देता माइक के। इस साले पहले तो ये बता 1.5 घंटे और 90 मिनट में फर्क क्या है।
अब उनको ऐड देखा, उनके समझ में आना चाहिए ना कि यार पढ़ तो यहां से रहा है लेकिन ऐड तो समझ ले, लेकिन नहीं चला। सोशल वैल्यूज क्या कर सकते हैं आप, वहां पे ऐसा कोई ऐड नहीं दे सकते जो कि उनके धर्म के अगेंस्ट में हो, और उनके क्या किसी भी कंट्री में नहीं दे सकते। ये तो बेवकूफी भरी बात हो जाएगी ना। आपने यार कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि किसी के धर्म के खिलाफ है, जो किसी की भावनाओं को आहत करता हो, तो वो तो फेल ही होगा ना प्रोडक्ट यार। तो पहले ये देखना पड़ता है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कि भैया वहां के सोशल वैल्यूज क्या हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो लोग उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल, जापान और इंडिया में क्या फर्क है, आप फेसबुक देखते ही होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता देखते हो। फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोज आते रहते हैं, उसमें कभी कभी ऐड आते हैं जापानीज लोगों के, उनके गैजेट्स देखोगे आप, इतने एडवांस्ड गैजेट्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब इतने एडवांस्ड गैजेट्स हैं, आपको खुद को भी लगेगा यार ये तो अपने पास भी होना चाहिए था। अब वहां जाकर आप हाथ वाला पोंछा लॉन्च कर दोगे, भाई साहब बेस्ट क्वालिटी पोंछा लगाना हाथ से पड़ेगा, है ना। अब सोचो वहां पर कितना बिकेगा वो प्रोजेक्ट, चलेगा क्या। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, इंडिया में लॉन्च कर दो और इंडिया का घटिया से घटिया प्रोडक्ट आप नेपाल में लॉन्च कर दो, चलता है। यहां की मारुति ऑल्टो जो साला कोई खरीदना भी नहीं चाहता अब तो, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो लग्जरी है। नेपाल के लोगों के लिए ऑल्टो लग्जरी है, क्योंकि उनके लिए गाड़ी होना ही लग्जरी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, तो वहां चलेगा। भारत की गाड़ियां जितनी भारत में बिकती है उससे ज्यादा बिकती है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मारुति खाली इंडिया में नहीं बिकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप समझें, तो कंपनी देखती है ना। लेकिन आप मारुति की गाड़ी को यूएसए में बेच सकते हो क्या? वहां घर घर में, जैसे यहां घर घर मोदी, वहां घर घर में मर्सिडीज है, वहां के लोगों को आप मारुति ऑल्टो दे रहे हो, सर ये चला लो ना एक बार। बोलेगा साले गधे, ये तो नौकर बिन चलाएगा, और आप करो सर इंडिया की शान है, मारुति हमारी जान। चलाएगा क्या? नहीं ना। तो आप कौन सा प्रोडक्ट, ये मर्सिडीज और वो कितने सालों से आ रही है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन इंडिया में आए हुए कितना साल हुआ, कोई 10-15 साल। उससे पहले कहां हुआ करती थी, मैं छोटा था मुझे याद है, हम लोग को कहीं मर्सिडीज दिख जाती थी तो हम सारे बावड़ हो जाते थे दोस्त, और वो मान लो गली के आसपास आया ही बहुत सालों में एक बार करती थी, तो वो हम साइकिल पे घूमते थे, कौन गई देखेंगे भाई। आज तो आप निकल जाओ बाहर, यहाँ घूमता हुआ मिल जाएगा मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, कोई गाड़ी, कोई भी साला टुटपुंजा एरा गैरा उठा के ले आता है ना। लेकिन ये कब हुआ? मर्सिडीज को आते हुए तो 70 साल हो गए, इंडिया में 15 साल पहले कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा अब हुआ। उनको पहले बेचते बिकती नहीं, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, तो मर्सिडीज को लगा भैया इंडिया में प्लांट लगा लो, अब बिकेगी गाड़ी। पहले नहीं बिक रही थी क्योंकि पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था। तो देखना तो पड़ता है ना। वही प्लांट अगर आज से 40 साल पहले लग गया होता तो क्या होता? बर्बाद हो जाती कंपनी, सारा वेस्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट। साल की बिकती 10 गाड़ी और कंपनी की कैपेसिटी 1000 गाड़ी बनाने की। आज हालत यह कि कंपनी की कैपेसिटी 10,000 गाड़ी बनाने की, बिकती है 1 लाख, तो शॉर्टेज चलती है। कंपनी को मजा आता है, वेटिंग चल रहा है, प्राइस बढ़ाना आसान हो जाता है ना। और देखो एनवायरमेंटल, किसी किसी कंट्री के एनवायरमेंटल रूल्स बड़े खतरनाक होते हैं, वहां पर आप एनवायरमेंट से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, ये सब इंडिया पे लागू नहीं होता। इनको लिखना चाहिए था आगे, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, और इसकी जगह एक चैप्टर डालना चाहिए था, ब्राइब, द ब्राइब, जैसे द नन, ऐसे द ब्राइब ओनली फॉर इंडिया। नीचे एक लाइन लिखना चाहिए था, पैसा दो सारा काम हो जाएगा, चैप्टर खत्म। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, इंडिया में काम कैसे होता है, 100 नंबर का, पैसे देख के आंसर खत्म, सब पास, है ना। कितना आसान काम, ये चैप्टर डालना चाहिए मेरे को लगता है। और अब मेरे को लगता है ब्राइब को तो हमारे यहाँ पे ऑफिशियल कर देना चाहिए। वो जैसे गणेश जी के मंदिर जाते हैं ना, तो आजकल उन्होंने फिक्स कर दिया, बोले सब 2 व्हीलर है 100 रुपए, 4 व्हीलर है 200 रुपए, ट्रक लाए हो 400 रुपए, बस लाए हो 500 रुपए। अंदर जाके आप 100 रुपए की पर्ची कटवाओ, वो आपको एक छोटा सा दोना देगा जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर और वो होता है। और जाओ पंडित जी बाहर खड़े, उनको पर्ची दिखाओ, बोले पंडित जी पर्ची कटवा ली मैंने, आप मेरी इस गाड़ी को उद्घाटन कर दो अब, है ना। ऐसे आपको ऑफिशियल कर देना चाहिए रिश्वत। खैर, तो एनवायरमेंटल रूल्स होते हैं बड़े खतरनाक। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अपनी फैक्ट्री के चारों तरफ सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। फैक्ट्री अगर आपकी 200 स्क्वायर फीट में 200 गज में बनी हुई है, तो 200 ही गज का आपको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। और है तो है, वरना सरकार क्या करेगी, सरकार ताला लगा देती है। कई कंट्री में है स्ट्रिक्ट रूल्स, फ्रांस के अंदर आप ऐसे नहीं खोल सकते सोच वहां पे। तो आपको पहले सोच के चलना पड़ेगा ना, यार मैं अगर 500 गज में जमीन में फैक्ट्री लगाऊंगा तो खरीदनी साली 1000 गज पड़ेगी। 1000 गज को खरीदने के बाद 500 गज में प्लांटेशन डेवलप करना पड़ेगा। वहां पे आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हाई क्वालिटी क्यों, आप एक लिमिट से ज्यादा, यूएसए के अंदर मालूम है आप कुकर में खाना नहीं बना सकते। कभी यूएसए जाओ ना तो उससे पहले तैयारी करके जाना, बिना कुकर के खाना कैसे बनाते हैं। सीटी बज गई ना तुम्हारी बच जाएगी। हंस रहा है, सच कह रहा हूं। मेरे भैया रहते हैं वहां पे, कजन ब्रदर है, यूएसए रहते हैं,
तो भाभी ने एक दिन दाल मखनी बना ली। आपने तो यार शाम को घर पे निकले, अपन गली में निकले तो कुकर की सीटियां सुनाई देती हैं, उसके बिना लगता ही नहीं शाम हो गया। हमारे कोई शाम मंदिरों में घंटी बजने से थोड़ी होती है। जब गली में से निकलते तो जब तक सीटियां सुनाई नहीं देती 2 4 5 तो लगता नहीं है कि भाई साहब अपन इंडिया में। उन्होंने सीटी बजा दी, भाई साहब सुबह तो पुलिस आ गई घर पे, पड़ोसी ने शिकायत कर दी, बोले साहब बम बना रहा है आदमी अंदर। भाभी सुबह तक सोच रही है दाल मखनी में बम कौन से आ गया। आप हंस रहे होंगे, आपको लग रहा होगा जोक मार रहा है, सच कह रहा हूं। फिर उनको समझाया, बोले साहब इंडिया में खाना ऐसे ही बनता है। फिर बेल हुई उनकी, फिर उन्होंने वार्निंग दी, क्योंकि वहां पे सीटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब वहां पे बिल्कुल साइलेंस चाहिए, वहां पे घर ऐसे होते हैं बिल्कुल साइलेंस, ठीक है ना, बिल्कुल साइलेंस। तो अब वहां पर आप पोल्यूशन फैक्ट्री लगा लो और वो सुबह सुबह पी कर रही है और चल रही है फैक्ट्री। और हमारे यहाँ तो मशीनें भी कितनी पुरानी पुरानी, खोट 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 खोट, भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, काम कम हो रहा है और बच ज्यादा रहा है ये। तो वहां पे आप लगा सकते हो क्या? नहीं। तो ये रूल देखने पड़ेंगे ना आपको। इसी तरीके से लीगल है, ये सबसे गंदा होता है, क्योंकि इसमें आपको जितने भी लॉ लगते हैं ना वो देखने पड़ते हैं। और इंडिया के लॉ, बाद में थाईलैंड बहुत कम पढ़ी लिखी कंट्री में आती, बहुत कम पढ़ी लिखी कंट्री, यानी वहां की एवरेज एजुकेशन है 10th क्लास, एवरेज एजुकेशन, कुछ है हायर एजुकेशन बट एवरेज। फिर भी वहां पे आप जाओगे ना तो इतनी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी शायद ही कोई कंपनी होगी जिसका वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना हो, शायद ही कोई कंपनी। सोचो आप एडिडास या कोई भी बड़ी कंपनी आप उठा लो, कोई बड़ी कंपनी, सबका भाई क्यों? सिंगल टैक्सेशन सिस्टम, जो प्रॉफिट है उसका 10% दे दो, बात खत्म। ना हम तुमसे पूछ रहे, आप ही इंटर में अगर आप बाई चांस चले गए ना तो पढ़ोगे नहीं तो बाई चांस ही है, पढ़ोगे तो बाई चांस हटा देंगे। तो इंटर में तुम चले जाओगे ना, इनकम टैक्स पढ़ोगे, इतनी मोटी किताब है, और उससे मोटी किताब इतनी है जो कि सेम आपको फाइनल में पढ़नी है। इनकम टैक्स सिंपल, दुबई में सिंपल है, आपने जो कमाया ना उसका 5% दे दो, झंझट खत्म। इंडिया में भाई साहब इनकम टैक्स का मतलब एक वो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ताउम्र उसे पढ़ सकते हो और कभी खत्म नहीं होगा। हमारी सीतारमण ताई है, जानते हैं निर्मला ताई, सुना नहीं कि कभी? वो इनकम टैक्स की, वो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की। अरे वो बड़ी विचित्र महिला है, उनमें जो क्वालिटीज है वो हमारे किसी भी देवियों में भी नहीं है। पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थी, राफेल उड़ाया करती थी कागजों में, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे राफेल उड़ाती थी और बड़ी बड़ी डील कर लिया करती थी। फिर सडनली एक दिन उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, शी कन्वर्टेड इनटू द फाइनेंस मिनिस्टर and she knows everything about the finance. Earlier she was knowing everything about the defense, all equipments, all like weapons, everything. Suddenly she transformed into a finance minister, and right from that day she was having the knowledge of all the aspects of taxation, finance, economics and blah blah blah. देखिए, और निर्मला ताई को ये भी नहीं पता what is the difference in the direct taxation and indirect taxation. She don't even understand the difference in the income tax and GST. If someone asks a question to her regarding GST, she's like, यहां वहां की बातें करते, तू पागल है क्या? ये इनकम टैक्स का है मैडम, जीएसटी का है। अच्छा, ये अपन ने निकाला था क्या? हाँ मैडम की ये हाल है, कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशन आता है मैडम को पता ही नहीं। उस कंट्री में आकर आप अगर अपना बिजनेस खोलोगे तो सोचिए, जिसकी फाइनेंस मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज फाइनेंस, तो आपको टैक्सेशन समझने में कितना टाइम लगेगा? और जब तक आप समझ जाओगे ना, आपको लगा यार बस अब अपने को टैक्सेशन आ गया, शाम को सीतारमण ताई आएगी, देयर इज न्यू अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स, पढ़। बोले मैडम अभी अभी तो कंप्लीट किया था, और पढ़। मेरे को लगा 2-3 पेज का होगा, 400 पेज का अमेंडमेंट है, ओनली 400 पेजेस, सिर्फ ओनली 300 सेक्शंस हैव बीन रिवाइज्ड विद द 250 सेक्शंस, सब सेक्शंस एंड 100 सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। अब कर लो, आप बिजनेस कर लिया। बस इसी सारे एनालिसिस को बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। समझ गए क्या? बच्चे बोर हो गए, बोले यार क्या है यार, तू बता देना यार, मैं घर जाऊंगी यार। इससे तो पहले ही बता देता, मैं तो बताया था आपको उसी दिन। बच्चे बोर हो रहे हैं, भयंकर वाले बोर हो गए ना, पक गए ना बुरी तरीके से, नींद आ रही है ना। कुछ बच्चों को तो आ रही है, पता चल जाता है हमको यहाँ बैठे बैठे। वो कह रहे हैं यार तू पढ़ा दे यार, ये पता, ये अगर ये हो गया हो तो ये बता दे यार। यही बता रहा हूं, तुम समझ ही नहीं रहे। बता मैं यही रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। चलो आते हैं, फटाफट से निपटाते हैं इस चैप्टर को। आज बस 15 पेज का है, आधे घंटे में निपटा देंगे।
सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखो ये दोनों पैरा काट दो ऊपर के, बेटा पंखा चला फटाफट से, बच्चों को गर्मी लग रही है। हाँ अब बच्चे वो जो परेशान थे वो सब एक्टिवेट हो गए, बोले बता काटना क्या क्या है। ये दो पैरा काट दो ऊपर के। नीचे देख रहे हो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, हाईलाइट कर रखा है मैंने येलो येलो, दिख रहा है। हाईलाइटर तुम्हारे पास होगा नहीं तो ये आप ही के तो पास है, बाकियों के पास होगा नहीं, कोई बात है तो ठीक, नहीं तो एग्जाम के बाद आराम से ले लेना। प्रॉफिटेबिलिटी, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, सेल्फ रिलायंस, सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, प्रोडक्ट क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय एक्सेट्रा। बेटा ये याद ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। द एनवायरनमेंट इन विच एन एंटरप्राइज फंक्शंस को डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। देखेंगे साइड में, देखिए दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। पहला होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब जो कि एंटिटी को अंदर से इफेक्ट करता है, यानी जो एंटिटी के खुद के अपने क्या बोलते हैं फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करेंगे, बाकी एंटिटीज पे फर्क नहीं डालेगा और बाकी एंटिटीज के फैक्टर आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। राइट, फॉर एग्जांपल एंटिटी की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, एंटिटी का अपना कस्टमर बेस क्या है, एंटिटी की अपनी एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें किस में आती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहर से इफेक्ट करता है, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस हैं, सरकार के द्वारा नई पॉलिसी बना दी गई, पॉलिसी में चेंज कर दिया गया, सरकार ने कोई फाइनेंस स्कीम बदल दी, लोन सस्ता कर दिया, लोन महंगा कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ये सब किस में आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, बिजनेस को बाहर से इंपैक्ट करती है, लेकिन इंपैक्ट करती है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो सारे बिजनेसेस पे इफेक्ट डालेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ कुछ एक बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा, कुछ पे भी क्या, वो तो अपने अपने बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, द इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स व्हिच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म, लाइक द बिजनेस फिलॉसफी, बिजनेस प्रायोरिटीज, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड इट इंक्लूड्स फैक्टर्स, इंटरनल की बात कर रहे सॉरी एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, यानी जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, लाइक लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक का मतलब है पॉपुलेशन कितनी है, कैसी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, एजेड कितने हैं, यंग कितने हैं, ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स बोलते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड एक्सेट्रा। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सच फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नेचुरली। अब देखो जो एनवायरनमेंट के बाहर के फैक्टर्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स जो, अब मैं आपको उतना ही समझाऊंगा जितना रिक्वायर्ड है, बच्चे बोर हो रहे हैं, मैं जरा दो चार एग्जांपल देता, अब वो नहीं देंगे, अपन सीधा सीधा फटाफट से इसको पढ़ते हैं और निपटाते हैं। ठीक है ना, तो जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है वो क्रिएट, वैसे तो वो एग्जांपल इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उससे समझ में आसान में आता है, लेकिन अब चूंकि बच्चे बोर हो रहे हैं तो इसलिए अपन क्या करते हैं, फटाफट से देखते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या होता है, अगर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ध्यान सुनना जरा, आ जाएगा समझ में। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है आपको बाहर से इंपैक्ट करता है, तो वो आपको कुछ फायदे भी दे सकता है तो कुछ नुकसान भी कर सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल कोई चेंज अगर हो रहा है तो वो नुकसान ही दे, कभी कभी फायदा भी देता है, किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है और किसी के लिए नुकसान भी बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सटर्नल चेंज आपके लिए फायदा देगा, कौन सा नुकसान देगा, लेकिन दोनों बातें। और यही सेम चीज इंटरनल में, लेकिन इंटरनल वाले में अच्छी बात ये होती है कि हमारे कंट्रोल में, तो जो चीजें आपको नेगेटिव आउटपुट दे रही हैं उनको आप रोक सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल में रोक तो हम कुछ सकते ही नहीं ना, हमारे हाथ में तो है ही नहीं। अभी फायदा आएगा तो भी आएगा, नुकसान आएगा तो भी आएगा, इसीलिए उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इंटरनल वाले में जनरली ये नहीं लिखा जाता कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, कोई आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हो ना, रोक दो ना उस फैक्टर को, आपके हाथ में ही तो था। आगे द इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल सच फैक्टर्स व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ और which causes weakness of a strategic nature, लेकिन ये वीकनेस दूर की जा सकती है by controlling those factors। अब एक बचपन में कभी आपने पढ़ा होगा SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये बहुत कॉमन है, 11-12 से आ जाता है बच्चों के। SWOT एनालिसिस को बोला जाता है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट्स क्या है। इन चारों चीजों के असेसमेंट को क्या कहा जाता है, SWOT एनालिसिस कहा जाता है। आई बात समझ में? तो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपना SWOT एनालिसिस करते रहना चाहिए, और खास तौर पे जब आप बिजनेस को लगा रहे हो
तब तो आपको ये काम करना ही चाहिए। यानी जब आप नया बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, क्या ना, इरिवर्सिबल डिसीजन है, कहीं भी कोई चूक रह गई तो लाखों करोड़ों रुपए का आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, वापस पीछे आना बड़ा मुश्किल है। फिर ऐसा होता है कि ना वो निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, ना बिजनेस चलाया जा रहा है ना बंद किया जा रहा है। तो इसीलिए आपको जो बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस को बंद करने का, डिसीजन लेने का। इसीलिए आपको शुरू में ही, यानी जिस समय आप अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसी समय आपको एक स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या फेवरेबल कंडीशंस आपके बिजनेस में अवेलेबल है in the external environment. So we try to take the benefit of those opportunities in our business. Threat, there is some unfavorable condition. Favorable condition है opportunity, unfavorable condition है तो आपके लिए business में negative. So it creates some kind of the risk. For example, government ने taxation का rate बढ़ा दिया, किसी चीज के प्रोडक्ट के इंपोर्ट को सरकार ने बंद कर दिया, अभी आप उसी से तो अपना प्रोडक्ट बनाया करते थे, वही बंद हो गया and all. So this kind of the threats create some kind of like risk on the entity. Strength is the positive aspect of internal. अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, जनरली अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है, और जब हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करते हैं तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट। ऐसा वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन बचपन में कहीं पढ़ा ना हमने, वेजेस है तो जो है ट्रेडिंग में डाल दो, सैलरी है तो P&L में डाल दो, बाकी है तो दोनों सेम ही चीज ही, कोई ज्यादा फर्क तो दोनों में होता नहीं भाई। ये वैसा ही है, ऐसा कुछ ही नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट नहीं होती या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं होती। लेकिन बोलने के लिए क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर दिया गया है कि जब आप अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट की बात करते हैं तो दैट दे जनरेट्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दे आर इंटरनली। सो जनरली द वीकनेसेस कैन बी कंट्रोल। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा भी यही। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, देखो तो आगे क्या लिखा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थ्रेट की बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ठीक है, तो स्ट्रेंथ मतलब आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का वो पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो पॉजिटिव पार्ट which gives some kind of advantage to your entity, right? Or which kind of the advantage it gives you an advantage over the competition. यानी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा अच्छे से फेस कर सकते हो, वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल आपका एडवर्टाइजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेंथ कुड बी एनीथिंग। बस ये आपको अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे फाइट करने में थोड़ा सा आसानी देती है, ठीक है। वीकनेस इसका उल्टा कर दो, जिससे आपके फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हो या जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से दूर करती है। Business firm pursue SWOT analysis to understand the external and internal environment. SWOT is the acronym of strength, weakness, opportunities and threats. ये तो हम पढ़ चुके ऊपर ही। Through such analysis, an effective organizational strategy can be formulated, which capitalizes on the opportunities by using strength and then neutralizes the threats by minimizing the impact of weakness. The SWOT analysis is important for indicating the competitive strength and the viability of any business firm. आपके बिजनेस की क्या वायबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको एनालिसिस करने के लिए कुछ जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ये तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब जो कि आपके बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट है, आपके हाथ में नहीं होता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। The external factors in the business world which are beyond the control of any particular business firm determines the external business environment. कितने तरह के हैं, दो तरह के होते हैं, वन इज माइक्रो एंड वन इज मैक्रो। द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा in the immediate neighborhood of a business firm creates the micro environment. The micro environment of any particular firm may be different from the faced by the other firms with the same industry. अब देखो क्या होता है, माइक्रो एंड एक्सटर्नल, ये दोनों ही। माइक्रो का मतलब है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सिर्फ आपके बिजनेस को ही इंपैक्ट करेंगे एक्सटर्नली। जैसे आपकी दुकान के सामने किसी ने दुकान खोल ली, अब यार जो दूसरे ने दुकान खोली उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं क्या? तो एक्सटर्नली बोलूंगा ना। लेकिन मेरी दुकान के सामने उसको दुकान खोलने से किसको फर्क पड़ेगा? मुझे या सारे बिजनेस वालों को? मुझे ही पड़ेगा। नाउ दिस इज अ माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल मैं कर नहीं सकता, तो ये एक्सटर्नल हो गया। लेकिन इसका इंपैक्ट चूंकि सिर्फ मेरे बिजनेस पर ही आएगा, इसलिए क्या कहलाता है? माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। तो जैसे आपके आसपास आप लोकल टैक्स बढ़ गया, सरकार ने जैसे हम शराब और उसका एग्जांपल लेते हैं बार बार, पेट्रोल का, क्योंकि ये दो ही ऐसे आइटम है जिसपे जीएसटी नहीं लगता।
वैट लगता है। तो अब यार अगर राजस्थान में पेट्रोल पे वैट बढ़ गया तो इसका इंपैक्ट तो सिर्फ राजस्थान में ही आएगा ना, इसका इंपैक्ट यूपी में, महाराष्ट्र में या चेन्नई में थोड़ी ना आएगा। तो अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, लेकिन माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये आपके बिजनेस को आउटसाइड से इंपैक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ कुछ एंटिटीज को बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाएगा। लेकिन सोचो जीएसटी की रेट में चेंज हो जाए, और वो भी उस प्रोडक्ट की जो कि पूरे इंडिया में कॉमन रेट में आता है, तो वो भी एक्सटर्नल है, लेकिन क्या कहलाएगा, मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन से कंपोनेंट्स है माइक्रो बिजनेस एनवायरनमैंट के, देखें नाम पढ़ाऊंगा, अंदर नहीं जाना है तो अंदर डीप में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत सिंपल है, आपको भी नहीं पढ़ना है। कौन कौन से, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल मतलब जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, तो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और उसमें भी माइक्रो की बात करेंगे तो जो जिसका इंपैक्ट आपके ही बिजनेस पर आता है उसको कहते हैं माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे आपके सप्लायर, जैसे आपके कस्टमर, यानी जो लोग आपको सप्लाई करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स, ये सब क्या है, ये आपके, अब मेरा कॉम्पिटिटर तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा ना यार, मेरा सप्लायर तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा, या मेरा जो कस्टमर है वो तो मेरे ही बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा ना, सब पे तो डालेगा नहीं। तो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, या आपकी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब जो लोग आपके लिए मार्केटिंग करते हैं, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन संभालते हैं, जो आपका सेल्स को संभालते हैं, ये सब मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के अंदर आते हैं, राइट। आप एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट एजेंसीज आपने अपॉइंट कर रखी। ट्रांसपोर्टर कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का, जो कि आपके माल को यहां से वहां पहुंचाता है। तो ये जितने भी इंटरमीडिएट आपके कमीशन एजेंट्स हैं, आपके माल बेचने के लिए जो आपने एजेंट अपॉइंट करे हुए हैं वो हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, बिजनेस इंटरमीडियरीज या मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अब जितने ज्यादा आपके मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में चेंज होंगे, उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस पर इफेक्ट आएगा, राइट। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या आप उसकी जगह ऐसे बोल लीजिए सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, या आपके इंटरमीडियरीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। मार्केट, लोकल मार्केट की बात करेंगे यहां पे, बहुत बड़े मार्केट की नहीं, क्योंकि माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो लोकल मार्केट यानी जिस मार्केट में आप उसके आसपास के मार्केट की बात कर रहे हैं। एंड योर ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ, आपकी कैपेसिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी अपनी खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कि आपके हाथ में नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे बिजनेस की, मेरे बिजनेस की स्ट्रेंथ या वीकनेस मेरे हाथ में कैसे नहीं होगा? अरे मेरे आसपास के सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग प्राइस कम कर रहे हैं, मुझे मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी है नहीं करनी है तो मेरे हाथ में ही है ना। लेकिन आप सच में सोचो कि क्या वाकई में आपके हाथ में है? क्या आप कह रहे हो प्राइस कम करना, ज्यादा करना तो मेरे हाथ में, मेरा कंट्रोल तो इंटरनल फैक्टर हुआ, मान लिया। लेकिन आपके सारे कॉम्पिटिटर, आप जिस लोकेशन पर हो वहां पे सब प्राइस गिरा रहे हैं, तो क्या यहां प्राइस बढ़ाना या नहीं गिराना ये आपके हाथ में है भी क्या? तो फिर ये इंटरनल कहां से रहा? तो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो स्ट्रेंथ होती हैं, जो वीकनेस होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? माइक्रो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। आ रही बात समझ में? सो दे ऑल हैम्पर योर कैपेबिलिटीज, योर स्ट्रेंथ एंड एक्सेट्रा। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, माइक्रो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। कल हम बात करेंगे मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, मैक्रो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, और नीचे जाकर इसके अंदर फिर हम लोग पेस्टल की बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है।